हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ दयानंद मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि पिछला लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारा 6 ट्रिग्नो। तो हमारा आर.डी. शर्मा में चैप्टर नंबर 10 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आर.डी. शर्मा में है, और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये हम लोग एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा यहाँ पे दोनों लिख के इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा का साथ साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी को मैंने पिछला लेक्चर में ही बताया था कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा अपना आर.डी. शर्मा में होता है। ठीक है ना। फिर हम लोग आर.डी. शर्मा में क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी का होगा, उसका हम लोग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे एनसीईआरटी का, सिर्फ जिससे एनसीईआरटी जो बच्चे सॉल्व करते हैं वो एनसीईआरटी का लेक्चर देख पाएँ। ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 लेवल 1 ये अपना आर.डी. शर्मा का है। जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपना सिर्फ आर.डी. शर्मा में ही है। जो हम लोग नेक्स्ट सेकेंड से देखेंगे वो हमारा एनसीईआरटी में भी रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिर्फ आर.डी. शर्मा के लिए, तो इसको सिर्फ हम आर.डी. शर्मा का ही प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। सो बच्चों, आप लोग पेन और नोटबुक खोल के बैठ जाइए। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्री इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या बोला कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ 2/3। तो क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट मतलब जितना और 5 ट्रिग्नोमेट्री बच रहा है वो सब का वैल्यू बताओ, यही पूछ रहा है। ठीक है ना क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा हो गया? कॉस ए और क्या हुआ? टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कोट ए। मतलब ये सब का वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब बाकी इक्वल 2/3 है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? कॉस ए इज इक्वल टू जो फाइंड करना है लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना। 10 ए का वैल्यू फाइंड करना है, कॉसेक ए एंड 5 सेक ए। बोलते जाओ तो याद होगा। हाँ या ना? हाँ, तो हम लोग को कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए का वैल्यू फाइंड करना है जब साइन ए इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कैसे फाइंड होगा? बोलो कैसे फाइंड होगा? तो साइन ए इक्वल टू 2/3, तो हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को फिगर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो हम लोग ड्रॉ कर लिए। चलो ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। हाँ है ना। चलो ये गिवन है। अब सपोज दैट एक हम लोग यहाँ पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ बी या सी, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ ए या बी, मतलब जो मानना है आपको मानिए। यहाँ भी ए मान सकते हैं, बी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो साइन ए इक्वल टू 2/3 थीटा रहता था, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर रहता था। हाँ है ना। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है तो हम ये परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अगर हम ये थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो हम थीटा अभी माने यहाँ पे, तो इसका सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हम परपेंडिकुलर मान लिए, ये इसको बेस मान लिए और ये हाइपोटेनस मान लिए। हाँ है ना। बस इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। तो देखो साइन है, तो सबसे पहले हम लोग वो शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं। क्या था? पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल। ये पता होना चाहिए, तो ये सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है। तो देखो साइन ए का क्या है? 2/3 कंपेयर करना है। ठीक है ना, ये फार्मूला से। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता था? साइन ए का यहाँ से देखिए शॉर्ट ट्रिक से क्या, हाँ, साइन थीटा का वैल्यू होता था p/h। हाँ है ना, यही तो है p/h। उसी तरह कॉस थीटा का b/h एंड टेन थीटा का p/b। हाँ है ना। तो बस साइन थीटा इज इक्वल टू p/h दिया हुआ है। ठीक है। तो p के जगह क्या है? थीटा के जगह ये है और p के जगह क्या हो गया? तो फिर कंपेयर कीजिए, p इक्वल यहाँ पे 2 और h इक्वल टू 3। हाँ है ना। बस यही है, बस इसी तरह कंपेयर करना है। तो परपेंडिकुलर क्या? 2 है। चलो ठीक है। उसी तरह
हाइपोटेनस कितना है 3 है, तो हाइपोटेनस हमारा 3 हो गया। तो हम लोग को बेस निकालना है ना, बेस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग कहाँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कल भी थोड़ा सा बता दिए थे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को कोस ए निकालना है तो कोस ए का तो बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग को तो परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, बेस का तो नहीं पता है ना, तो हम लोग वहाँ से ही निकाल सकते हैं। और कोई ऐसा जगह तो नहीं है जहाँ से हम लोग बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना है, ठीक है ना। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन से इसलिए डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे आराम आराम से। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, बी का वैल्यू चाहिए, तो ये बंदा एक प्रजाति का दिख रहा है, ये बंदा 3 स्क्वायर और ये एक प्रजाति का दिख रहा है, तो एक साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये बंदा इधर जाएगा तो -4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5, मतलब b इक्वल टू √5, तो मतलब बेस का वैल्यू कितना है √5, ठीक है ना। कितना आया √5 आया। चलो ठीक है, इसको हम लोग फाइंड किए इसलिए हम लोग रेड मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, ये अभी से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत ही यूज है इसका, ठीक है। बस ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नहीं जानते होगे, नहीं याद होगा तो ये अभी नोट करके ऊपर में लिख लीजिएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो बस हम लोग जान गए, तो हमारा बी कितना आ गया √5। अब हम लोग को चाहिए क्या, कोस थीटा का वैल्यू, कोस ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू, कोसेक ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू, ठीक है ना। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ थीटा की जगह ए है, कुछ भी मान सकते हैं, थीटा की जगह हम एक्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ए है, तो उसी तरह कोस ए का वैल्यू चाहिए, तो कोस ए का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए का वैल्यू क्या होता है शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो बेस कितना है हमारा √5, तो चलो √5, हाइपोटेनस कितना है 3, तो कितना हो गया कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया √5/3, ठीक है। इसी तरह हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट, टेन ए का वैल्यू निकालना है, कोसेक ए का, सेक ए का, कोट ए का। आप लोग तो खुद भी निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए फार्मूला के थ्रू, और फिर हम बता दें, ठीक है ना। तो चलिए हो गया होगा, तो हम टेन ए का भी निकाल देते हैं। टेन ए का क्या होता है, टेन ए का हमारा P/B, है ना। टेन ए का क्या होगा P/B, तो टेन ए का हम लोग निकाल लेते हैं। तो P हमारा क्या है परपेंडिकुलर 2, और बेस हमारा क्या है √5, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट टेन ए इक्वल टू P/B होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√5। बस इतना ही सिंपल है, कुछ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला था, साइन ए दिया होता तो हम लोग को 5 और था, उसका वैल्यू निकालना था, बस उसी का हम लोग सिंपल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालना है कोसेक का नेक्स्ट, कोसेक ए का नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कोसेक ए का वैल्यू, ठीक है। तो कोसेक ए का क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक ए का क्या हो जाएगा, साइन ए का होता है हम लोग को P/H, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, H/P, है ना। तो एक कोसेक ए का हो गया H/P, ठीक है। इधर रफ कर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, तो इस पर आप लोग नोट करना होगा तो साइड में नोट कर लीजिएगा समझने के लिए, नहीं समझ में आ जाएगा अच्छा तो इसको नहीं भी कीजिएगा चलेगा। तो कोसेक ए का क्या हो जाएगा H/P, है ना। तो कोसेक ए का लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा H/P, H क्या है हमारा हाइपोटेनस क्या है 3, चलो ठीक है। H/P यहाँ लिख देते हैं, हाइपोटेनस हमारा 3 है और P कितना है 2, तो 3/2 हो गया। उसी तरह सेक ए का क्या होगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, कॉस ए का ही तो रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस कॉस ए का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका क्या हो जाएगा सेक ए का हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है।
पूरा चैप्टर में यूज होगा। तो सेक ए का क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी, एच क्या है हमारा, हाइपोटेनस 3, बेस क्या आया था, √5। बस सिंपल है। उसी तरह कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉट ए का क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो उसी तरह कॉट ए का क्या हो जाएगा, क्या होगा, कॉट ए का क्या हो जाएगा, अरे बोलो 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 बोलो, टेन ए का क्या होता है, पी बाई बी होता है, और टेन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। अरे होता है कि नहीं होता है, ये बोलो, होता है। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10A, और 10A का हम लोग क्या लिखे हैं, P बाई बी, तो 1/P/B, और ये जो बेस है क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, इतना तो पता ही होगा। तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है, बेस कितना है हमारा, √5। पहले लिख देते हैं B/P, बेस कितना है हमारा, √5, परपेंडिकुलर हमारा 2। बस हो गया, सिंपल है। तो थोड़ा ये हो गया होगा, तो थोड़ा हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। बस ऐसे ही आराम आराम से हम लोग को वैल्यू सबका फाइंड करना है। उसी तरह नेक्स्ट क्या दिया होगा, क्वेश्चन क्या है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो साइन का पूरा बताते हैं। उसी तरह नेक्स्ट कॉसे का वैल्यू है 4/3, तो उसका भी दिखा देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसका फिर दिखाते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4/5, है ना। कॉस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4/5। तो हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला से कॉस ए का। तो कॉस ए का क्या होता है, साइन थीटा का क्या होता है, P/H। तो उसी तरह कॉस थीटा का क्या हो गया, B/H। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B/H सिंपल सा लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में क्या है, 5। तो हम लोग हाइपोटेनस का क्या हो गया वैल्यू, 5 हो गया, और बेस का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो यहाँ क्या कर देंगे, बेस इक्वल टू कितना है, 4, हाइपोटेनस कितना है, 5। तो हम लोग को निकालना है P, यही तो फाइंड करना है, P इज इक्वल टू, यही तो फाइंड करना है ना। तो चलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम से जाते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एक बार लिख देते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h² इक्वल टू P² प्लस B², है ना। तो हम लोग को h का वैल्यू दिया हुआ और B का वैल्यू निकल जाए दिया हुआ है। तो यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा ना, सिंपल। तो h का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह P का कितना है, P ही फाइंड करना है, और B कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये बंदा एक प्रजाति का, तो क्या करेंगे, P² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5² 25 माइनस 16, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, P इक्वल टू 3 आएगा हमारा। तो P इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3। ये हम लोग फाइंड किए, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, उसी तरह सेम है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, कॉस ए दिया हुआ है तो साइन ए बचा हुआ है, साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। टेन ए का, कॉस ए का तो दिया हुआ है, तो साइन के बाद हम लोग टेन ए जाएंगे, फिर कॉस ए के कॉट ए, यही सब कोई तो वैल्यू फाइंड करना है ना। अरे हाँ, है ना। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करना है, P का वैल्यू निकाले गया है 3, तो बस डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, P/H, और P कितना है हमारा, 3 आया है, और हाइपोटेनस कितना है, 5, 3/5, सिंपल हो गया आंसर। उसी तरह 10 का क्या होता है, 10 का P/B, 10 का क्या होता है, P/B। तो P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है, 4, ये लो हो गया। उसी तरह कॉसे का क्या होता है, कोसेक का क्या होगा, जस्ट अपोजिट, साइन से जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल, तो H/P, तो क्या हो जाएगा, 5/3। सेक का किसका उल्टा होगा, कोसेक का उल्टा होगा सेक का वैल्यू, तो सेक का क्या हो जाएगा, 5/4। कॉट का क्या होगा, 10 का जस्ट रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, 4/3, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, जस्ट उल्टा है। तो बस सिंपल है। तो उसी तरह नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 10A है, 10A इक्वल टू क्या है, 11 है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन रहेगा,
10 इज इक्वल टू 11 है, तो इसमें क्या करना है ना, कुछ नहीं, इसमें भी क्या करना है, 11 है तो नीचे खुद से ले लेना है 1, 1 तो होगा ही ना भाई, 1 तो यहाँ छुपा हुआ है, 1 तो हम लोग को पता नहीं, 11/1 लिखें या 11 लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या करना है, 11/1 को 10 से कंपेरिजन कर देना है। तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है, ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन cos इज इक्वल टू 4/5, थर्ड क्वेश्चन देखिए 10 इज इक्वल टू 11 होगा, तो खुद से कंपेरिजन करना है 11/1 और 10 का क्या होता है फॉर्मूला, p/b, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 11 हो गया और बेस हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो बस सिंपल सा है, फॉर्मूला में लगा देना है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है, यहाँ से h का ही तो वैल्यू फाइंड करना है हाइपोटेनस का। तो देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो h का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये तो r सिंपल है, p कितना है परपेंडिकुलर 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा √122 हो जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो बस उसी तरह सिंपल है। तो हाइपोटेनस आ गया, बेस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो हम लोग सब नहीं लिखेंगे, जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जितना भी है सब तो लिख ही लेंगे, बस सिंपल सा ऐसे ही करते जाना है। एक क्वेश्चन नंबर पूरा 1 आर.डी. शर्मा का जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं और आर.डी. शर्मा का ही, ठीक है ना। तो ये आर.डी. शर्मा के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और एनसीईआरटी के हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। बुक खोल के देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा एनसीईआरटी के हिसाब से, और आर.डी. शर्मा के हिसाब से एक्सरसाइज, आर.डी. शर्मा के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है, जो कि हम लोग 10.1 का लेवल 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 1 ही है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, बुक खोल के देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, और आर.डी. शर्मा वाले तो जानते ही हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है ABC और क्या बोल रहा है राइट एंगल एट B। तो देखिए सबसे पहले बोले ट्रायंगल ABC, तो हम लोग जान रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा हमेशा राइट ही एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब साइन ए कोस ए ये सब में राइट ही एंगल का यूज होगा, तो हम लोग राइट एंगल बनाते हैं पहले। तो ABC एक ABC ट्रायंगल है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट B, जो राइट एंगल है वो B पे है, मतलब ये 90 डिग्री जहाँ बन रहा है वहाँ कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, हाँ है ना। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट B। और क्या बोल रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB इधर बना देते हैं और C इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC कोई भी है, तो AB इक्वल टू कितना बोला 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और BC कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन फाइंड, क्या बोल रहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब यहाँ बोला है साइन ए और कॉस ए, बट यहाँ बोल रहा है सेकंड में साइन सी और कॉस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, तो यहाँ सी, यहाँ सी, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस क्या है इसमें। तो साइन जो है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि साइन ए मतलब कहाँ है, थीटा जो आपका है वो ए पे है, थीटा जो आपका ए पे है, साइन ए पूछ रहा है तो थीटा आपका ए पे है, तो थीटा ए पे है, चलिए ठीक है। और जब साइन सी पूछ रहा है तो थीटा कहाँ है, सी पे है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। अगर साइन बी बोलता बट थीटा बी पे हो नहीं सकता है, क्योंकि बी पे यहाँ ऑलरेडी परपेंडिकुलर लिख चुका है, ठीक है ना। अगर सी रहता है यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ रहता बी रहता, तो साइन बी और कोस बी भी पूछ सकता था, ठीक है ना। बट यहाँ पूछा है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, तो जब हम साइन सी का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा कहाँ रहेगा हमारा सी पे, और जब साइन ए का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा थीटा कहाँ रहेगा, कॉस मतलब ए पे रहेगा, ठीक है ना, थीटा यहाँ पे रहेगा। ए बी और ए सी के बीच में जो भी एंगल है उसको हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो साइन ए बोला तो हम लोग थीटा कौन सा लेंगे, ये लेंगे, तो इसको अभी हम लोग इरेज करते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है। तो थीटा ए है, थीटा हम लोग ए पे मान रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब अगर थीटा ए है तो ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा का सामने वाला। थीटा यहाँ से देख रहा है तो यहाँ दिखेगा थीटा, जो लाइन में जो लाइन के बीच में बनता है उसको छोड़ के जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखिए ए बी और ए सी के लाइन के थ्रू ही तो थीटा बन रहा है, दोनों लाइन के बीच का एंगल, दोनों लाइन का बीच का ही एंगल तो थीटा है,
तो बस दो लाइन, ये दोनों लाइन को छोड़ के जो भी रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे हमारा बी सी यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उसी तरह अगर थीटा ये रहता तो हम लोग परपेंडिकुलर कौन से मानते हैं, हाँ ए बी को परपेंडिकुलर मानते हैं। क्यों मानते हैं ए बी को, क्योंकि ए सी और बी सी, ए सी और बी सी के बीच का जो एंगल है वही तो थीटा बन रहा है। तो ए सी और बी सी को छोड़ के हम लोग को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, है ना, ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा थीटा जब हम ये लेंगे सी पे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, बस यही फर्क है। तो चलिए हम लोग पहले साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन ए कोस ए का वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इसको अभी इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन ए क्या होता है, फार्मूला पे जाते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, ये होता है। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं साइन ए इज इक्वल टू, तो 576, ये आप लोग को याद रखिए। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ अंडर रूट लगाया क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर को हम इधर अगर h का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो अंडर रूट इधर कर देते हैं, हाँ है ना, यही तो होता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर, ये दोनों का सम कितना होगा 625 होगा, और 625 का अंडर रूट कितना होता है 25, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना है हमारा 25। तो बस, तो क्या करना है, साइन ए का वैल्यू फाइंड करना था। तो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। तो पी हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 7, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 25 निकला अभी निकला, ठीक है ना, अभी तो निकालें। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया, अभी निकालें कितना है 25, तो 7/25। अब सोच रहे होंगे कि 7 सेंटीमीटर है और यहाँ जो आया वो 25 सेंटीमीटर आया है, ठीक है ना। तो वो 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा 7/25। इसलिए कभी भी मतलब यूनिट पे ध्यान नहीं देना जब कॉस ए साइन ए का स्टेप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेगा, ठीक है ना। तो साइन ए का वैल्यू हमारा निकल गया, तो उसी तरह कॉस ए का क्या होगा, अब तो आसान से निकल जाएगा। कॉस ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। तो बेस कितना है हमारा 24 है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लीजिएगा परपेंडिकुलर हमारा ये है, तो बेस हमारा ये है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि थीटा हम यहाँ लिए हैं। तो थीटा जब दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको, वो दोनों लाइन को छोड़ के जो एक लाइन होता है और उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, और ये तो हम लोग को दिख ही रहा है, ये सीडी, ये तो सीडी जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये तो बचा वो फिर बेस हो गया। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। बस साइन ए कोस ए का वैल्यू निकल गया हमारा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी और कोस सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट एनसीईआरटी में अच्छा ही क्वेश्चन होता है। और क्या होता है आर डी शर्मा में क्या होता है ना, उसको आप स्टार्टिंग से सॉल्व कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि उसमें बेसिक से। हाँ, तो क्या निकालना है हम लोग को, साइन सी का वैल्यू और कॉस सी का वैल्यू निकालना है, हाँ है ना, यही तो निकालना है। तो साइन सी, तो देखिए ये तो यही होगा फार्मूला के हिसाब से, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ही होगा, साइन है तो इसको तो हम लोग सब ये तो क्लियर कर देना कि ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ही होगा। और कॉस का, कॉस दिख रहा है तो इसका बेस अपन हाइपोटेनस ही होगा, और साइन दिख रहा है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ही होगा। अब बाकी ट्रायंगल में देखना है क्या ये थीटा कहाँ पे है, थीटा कौन कौन सा साइड के बीच में है। अब जो साइड के बीच में बन रहा है वो थीटा एंगल, तो उसको छोड़ के हमको परपेंडिकुलर लेना है तीसरा वाला, ठीक है ना। तो थीटा हमारा साइन सी बोल रहा है, तो थीटा सी पे है, ठीक है ना, थीटा सी पे है। तो थीटा सी पे है तो थीटा किस कौन सा लाइन के बीच में बन रहा है, ए बी और बी सी लाइन के बीच में बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा 24 होगा, है ना। अब बाकी तो वही रहेगा, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा साइन सी 24, और हाइपोटेनस कितना हो गया बोलो 25, है ना। बस उसी तरह कॉस सी का बोल रहा है, तो कॉस सी हमारा बेस कितना है, बेस क्या होगा थीटा का ये यहाँ पे क्या होगा, ये बेस होगा अपना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये तो बेस ही होगा। तो 7 हो गया है बेस, हाइपोटेनस कितना है 25। बस यही है, और कुछ नहीं था, बस इतना ही का था। बस एक क्वेश्चन से यही था कि साइन ए और साइन सी का यही फंडा था।
बाकी सब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन था अच्छा लेवल, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही इतना अच्छा लेवल है, तो आगे आगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लेवल बढ़ते ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखते हैं आर डी शर्मा में कौन सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन होगा तो सेम करवाएंगे, और दूसरा होगा आर डी शर्मा में तो आर डी शर्मा पहले करवा के। अब वैसे एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने का बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 एंड आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस आर डी शर्मा को क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बड़ा एक्सटेंडेड बुक है, थोड़ा इसमें ज़्यादा पूछता है, तो वही थोड़ा क्या किया है देखते हैं क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये एनसीईआरटी का आपका। तो इन फिगर 8.3 बुक में देखिए, एनसीईआरटी की बुक में होगा ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर। इन फिगर 8.3 फाइंड 10p माइनस कोट आर। क्या बोल रहा है? फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है, बस 10p माइनस कोट आर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और आर डी शर्मा में बस क्या किया है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पूछा है। इन फिगर 10.37 ये फिगर है 10.3 आर डी शर्मा का, और ये एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। तो दोनों फिगर एक ही है, बस इसमें क्या किया है, ये फिगर जो है इसको ऐसे जस्ट उठा के ऐसे बैठा दिया, बस वही किया। देखिए हाइट 12 है और हाइपोटेनस 13, इसमें भी हाइपोटेनस 13, पी क्यू आर जो भी है सब सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्वेश्चन में। फाइंड 10p माइनस कोट आर, और इसमें क्या बोल रहा है 10.37 में फिगर में बोल रहा है फाइंड 10p एंड कोट आर। 10p और कोट आर का वैल्यू पूछ रहा है, और क्या बोल रहा था आर डी शर्मा का क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा के पूछा है, इज 10p इज इक्वल टू कोट आर। तो क्या बोल रहा है, मतलब देखिए इसमें तो पूछा 10p माइनस कोट आर का वैल्यू पूछा है, मतलब 10p और कोट आर का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, तभी तो माइनस कर पाओगे। और इसमें क्या पूछा है आर डी शर्मा का क्वेश्चन में, इन फिगर 10.37 फाइंड 10p एंड कोट आर, तो बस 10p और कोट आर निकालने बोला है। और क्या, और फिर एक क्वेश्चन आर पूछ दिया उसी में, 10p इज इक्वल टू कोट आर। क्या 10p का जो वैल्यू है वो कोट आर के बराबर है, तो यस या नो में इसको आंसर देना, अगर होगा तो यस देंगे और नहीं होगा तो नो, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो चलिए एनसीईआरटी वाला जो भी एनसीईआरटी का लेक्चर देख रहा है उसको एक फ़ायदा हो गया कि आर डी शर्मा में क्वेश्चंस देख लेगा, ठीक है ना, जो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो फिगर कोई भी एक रखते हैं, क्या फिगर तो एक ही है ना, बस इसको क्या किया ऐसे घुमा के बैठा दिया है, तो बस एक फिगर को इरेज कर देते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं एनसीईआरटी वाला फिगर को, ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिगर मिटा देते हैं, ठीक है। फिगर 10.37 ये अब ये फिगर दोनों का हो गया, ठीक है, आर डी शर्मा एनसीईआरटी का। चलो तो देखते हैं क्या बोल रहा है इन फिगर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोले कि 10p माइनस कोट आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। और उसी तरह आर डी शर्मा का क्वेश्चन में पूछ रहा है 10p एंड कोट आर का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो चलिए ये आर डी शर्मा का है आपका, और ये एनसीईआरटी का है। तो चलिए 10p और कोट आर का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, है ना, मज़ा आएगा, साथ साथ में पढ़ो एनसीईआरटी बुक, आर डी शर्मा जो है साथ में पढ़ते जाओ, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन तो पूरा दे रहे हैं आर डी शर्मा का और एनसीईआरटी का, ठीक है। तो चलो क्या सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं 10p का वैल्यू और कोट आर का वैल्यू, ठीक है ना, यही तो पूछ रहा है। तो 10p मतलब p यहाँ पे है, मतलब थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, थीटा हमारा यहाँ पे है ना। p का मतलब 10p पूछ रहा है, तो थीटा कहाँ है, p पे है, मतलब p के सामने। और कोट आर बोल रहा है तो r पे थीटा है, मतलब जब कोट आर का वैल्यू हम लोग आर का वैल्यू कोट आर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो तो देखो हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा, जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया जो कि फाइंड करना है। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस, ठीक है ना। तो हम लोग चले परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और p का स्क्वायर के क्या हो जाएगा, चलो एक बार यूनिट बैठा के भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो h स्क्वायर, तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार यूनिट आप लोग को, यूनिट का भी साथ साथ में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, तो p स्क्वायर, p का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो p स्क्वायर को इसी तरह रहने देते हैं। और b स्क्वायर क्या है, b का कितना है वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा 144
सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ है ना। तो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो पी स्क्वायर को एक साइड और इसको बंदा को एक साइड इधर कर देते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या किए कॉमन ले लिए, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144 क्या होगा 25, और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर में था ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या हो गया 25 का अंडर रूट 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट सेंटीमीटर, तो पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया, है ना। तो बस परपेंडिकुलर का भी यूनिट क्या आया सेंटीमीटर में ही आया और सबका भी यूनिट सेंटीमीटर में है, ये तो होना ही था, है ना। बस हम यूनिट क्लियर करने के लिए करते, तो पी इक्वल टू कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। बस क्या करना है 10p का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। तो हमारा परपेंडिकुलर ये है, जब p यहाँ पे है तो थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर 10p क्या होता है पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो p/b 10 थीटा हमारा ये होता है। तो 10p क्या हो गया p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, और बेस कितना आया सॉरी 12 नहीं है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो क्या बचा 5/12। तो हमारा 10p का वैल्यू क्या आ गया 5/12, ठीक है। अब उसी तरह कोट आर का निकाल देते हैं, ठीक है। तो p हमारा यहाँ निकल ही चुका है 5 सेंटीमीटर। अब बस यहाँ p और b को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये p नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को थीटा कहाँ मानना है r पे थीटा मानना है, ठीक है। तो बस हम इसको इरेज कर रहे हैं, थीटा हम कहाँ मान रहे हैं यहाँ पे मान रहे हैं, क्योंकि क्या पूछा है कोट r, तो r पे पूछा है कोट r पे पूछा है, तो थीटा हम लोग कहाँ मान रहे हैं यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूज होने का बात नहीं है। तो थीटा हम लोग यहाँ मान रहे हैं, तो थीटा हम लोग यहाँ मान रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन होगा हमारा ये होगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब बेस हमारा कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, तो बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कोट का वैल्यू क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है 10 का, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तब क्या हो जाएगा b/p, ठीक है ना। तो बेस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस कट के क्या हो जाएगा 5/12। बस देखो दोनों इक्वल आ गया, हाँ है ना। अब इक्वल कैसे आया वो आप लोग समझते रहिए, क्योंकि समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि p की जगह r की जगह p कर दिया, और टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे में रेसिप्रोकल होता ही है, ठीक है। तो 10p और कोट r का वैल्यू क्या आ गया 5/12 दोनों का। तो मतलब क्या, तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या पूछा था फाइंड 10p माइनस कोट r। तो एनसीईआरटी का आंसर दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आंसर दे देते हैं 10p माइनस कोट r क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। डी शर्मा का ये क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा था फाइंड 10p एंड कोट r। तो 10p और कोट r का वैल्यू फाइंड कर ही चुके हैं, तो बस इसी को लिख देना। और क्या बोला इस 10p इक्वल टू कोट r, यस द वैल्यू ऑफ 10p एंड कोट r आर सेम, बस ये लिख देना, ठीक है। तो बस हो गया, तो साथ साथ में दो क्वेश्चन हो गया, और एनसीईआरटी वाले और एनसीईआरटी जो बना रहा है उसको भी फ़ायदा हो गया, थोड़ा आरडी शर्मा के क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं आरडी शर्मा जो सॉल्व कर रहा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और जो आरडी शर्मा सॉल्व कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। तो बस आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। अब बाकी जितना भी कंसेप्ट बताएं वो सब थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, एक बार पीछे जाकर रिवाइज कर लीजिए अगर नहीं याद हो रहा हो अच्छे से, तो ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.1 में एनसीईआरटी बुक में, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी हम यहाँ लिखती हैं, और उसी तरह आरडी शर्मा का है एक्सरसाइज 10.1 लेवल 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लगभग सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस 3/4 की जगह 9/41 कर दिया है, अब बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो बस साइन ए इक्वल टू यहाँ क्या है 3/4 और यहाँ 9/41, बाकी सॉल्व सेम करना है। यहाँ भी कोस ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ टेन ए का, यहाँ भी कोस ए, यहाँ भी टेन ए का, ठीक है ना। तो बस सिंपल है, करते हैं सॉल्व। अब देखो कैसे, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है,
चलो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आर डी शर्मा आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कर लीजिएगा। जो आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेगा ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज है। साइन का इसमें 3/4 है, यहाँ साइन का 9/4 है। तो आर डी शर्मा वाले आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए और फिर क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कर लीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एनसीईआरटी बना रहा है वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो सॉल्व कर रहा है वो आर डी शर्मा का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी जो बना रहा है और आर डी शर्मा जो बना रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है, अच्छा से एक बार देख लीजिए कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी वाला, आर डी शर्मा वाला आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू क्या है, साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4। तो क्या होता है साइन का फार्मूला क्या होता है P/H, ये होता है। कैसे, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल। साइन का P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B और कोसेक का H/P और सेक का H/B और टेन कॉट का B/P। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो साइन इक्वल टू 3/4, तो मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 3 हो गया और बेस कितना हो गया 4 हो गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन है। तो हम लोग को कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कॉस ए का फार्मूला क्या होता है। कॉस ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेनस 4 है, ठीक है ना। तो हम लोग को बेस निकालना है, तो हाइपोटेनस तो दिया हुआ है। उसी तरह टेन ए में क्या करना है, टेन ए में हम लोग को ये फार्मूला होता है P/B होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है, तो बेस निकालना है, ठीक है। तो मतलब बेस निकालना ही है। चलो हम लोग बेस निकाल लेते फिगर के थ्रू। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 है। तो चलो हम लोग थीटा यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। जनरली थीटा मान के यहीं सॉल्व करते हैं सब कुछ। तो P हम लोग, तो थीटा ये, तो परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 है, हाइपोटेनस CD 4, ठीक है। तो ये इसको ABC, ठीक है। तो हम लोग अब पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू ऑफ B, बेस का वैल्यू फाइंड करते हैं, बेस का लेंथ कितना है, ठीक है। तो H² इक्वल टू P² प्लस B²। H स्क्वायर कितना हो गया 16 और P का स्क्वायर निकालना है, नहीं P दिया हुआ कितना हो गया, P का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 है तो, और B का वैल्यू निकालना है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 - 9, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा √7, ठीक है। बस सिंपल। तो उसी तरह जो आर डी शर्मा क्वेश्चन में 9/41 है, तो P कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा 41, और उसी तरह फिर बेस वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो बेस अपन हाइपोटेनस कॉस है, तो बेस हमारा कितना आ गया √3, तो बेस √3 आ गया, हाइपोटेनस कितना है 4, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया √3/4। तो उसी तरह टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के थ्रू, परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना आया हमारा √7, ठीक है। ये अच्छा सॉरी बेस हमारा √7 आया यार, बहुत ही कन्फ्यूज हो, पानी प्यास लग चुका है और पानी यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, पानी मंगवाएं लाएगा तब ना, ठीक है। तो √7/4, तो कोस ए का वैल्यू आ गया, टेन ए का वैल्यू आ गया, बाकी आर डी शर्मा में जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहा है वो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आर डी शर्मा का थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हुआ बस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 5 पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 10.1 लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो एक क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी जो सॉल्व कर रहा है वो बना पाता है या फिर जो आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा है वो पहले बना पाता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। लाइव तो नहीं है लेक्चर, तो यहाँ से तो नहीं पता कर सकते कि जो एनसीईआरटी बना रहा है या कौन आर डी शर्मा बना रहा है, तो कौन पहले कमेंट किया कि हम पहले बनाए, ठीक है ना। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना मिनट लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, एनसीईआरटी वाला को ज़्यादा टाइम लगता है या फिर आर डी शर्मा वाला को, ठीक है ना। तो चलो हम क्वेश्चन अब सॉल्व कर देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिए, और नहीं होगा तो आके देखिए, ठीक है। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट
आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4, 5 दोनों का आंसर सेम होएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन उठा के डाल दे रहा है आर.डी. शर्मा में, मतलब आर.डी. शर्मा में लगभग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ठीक है ना, 3-4 गुना क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या बोला है 15 cot A = 8। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट, ऐसे लिखना है 15 cot A = 8, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, sin A का वैल्यू निकालना है, sin A का वैल्यू निकालना है और sec A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले cot A है, तो cot A का फार्मूला हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ठीक है, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो cot A का कैसे करेंगे, tan A का जस्ट ऊपर, जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot A = क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा यहाँ 15 जो है वो cot A के साथ मल्टीप्लाई है, और दैट = 8, और यहाँ पे क्या है 1 छुपा हुआ है। तो हम लोग तो देखते हैं स्टार्टिंग से ही cot A = समथिंग दिया होता है, बट cot A के साथ मल्टीप्लिकेशन में अभी तक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता था। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस क्या करना है, ये 15 को क्या करना है, इधर मल्टीप्लिकेशन कर देना है RHS के साइड। ये हमारा LHS है = RH है, तो ये जो 15 मल्टीप्लाई है इसको हम लोग क्या कर देंगे, RHS के साइड कर देंगे, और RHS के साइड कर देंगे, RHS के साइड, तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/8, यही तो होगा। तो cot A का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 15/8, ठीक है। तो हम लोग इससे कंपेरिजन कर दे रहे हैं, तो बेस क्या आ गया हमारा, कंपेयर कर रहे हैं, तो B = क्या आ रहा है, कंपेयर कीजिए, B = 15 एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, 8, ठीक है। तो बेस हमारा क्या आ गया 15 और परपेंडिकुलर क्या आ गया 8, परपेंडिकुलर का वैल्यू। तब हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम लोग को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। और सेक ए, से का क्या होता है, कॉस ए का जस्ट अपोजिट, तो H/B, ठीक है। तो हम लोग को किसी तरह से हाइपोटेनस निकालना है। अब किसी तरह से क्या, हम लोग तो जानते ही हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से H² जो होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नाउ दैट H² = P² + B²। तो हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है, और हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, डायरेक्ट कर रहे हैं, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, सम ऑफ कितना होगा, जोड़ो 289। मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो गया यार, सॉल्व कर देगा तो क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा H289, और इसका किसका रूट है 17 का, तो H = क्या आ गया 17। तो H का हाइपोटेनस का कितना आ गया 17। तो एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, थीटा अगर हम ये मान रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो बस हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए था, फिगर कोई बनाने का जरूरत भी नहीं था ट्रायंगल, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है 15, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस क्या आया 17, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में क्या है 8, हाइपोटेनस क्या आया 17, तो 8/17। सेक ए, से का वैल्यू होता है H/B, तो हाइपोटेनस कितना है 17, और बेस कितना है हमारा 15, बस हो गया सॉल्व। अगर आप लोग से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, आंसर के साथ, मतलब सिर्फ टाइम ही कमेंट कीजिएगा, अगर आंसर आ गया होगा तो कितना टाइम लगा आप लोगों को सॉल्व करने में, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 और आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आर.डी. शर्मा का है, ठीक है। ये सिर्फ आर.डी. शर्मा में ही है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR जो कि राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो P क्या बोल रहा है, राइट एंगल जो है Q पे है, मतलब 90 डिग्री का है Q पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री। और फिर क्या बोल रहा है, PQ = 4 सेंटीमीटर, RQ = 3 सेंटीमीटर। वही सेम क्वेश्चन है यार, एक क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं। PQ = कितना है, बनाने का तो मन नहीं कर रहा है, फिर भी बना देते हैं। एंड RQ =
पी क्यू आर, आर की इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी सेक आर एंड सेक पी एंड सेक आर। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं गिवन दैट राइट एंगल एट क्यू एंड क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड आर क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये 2 पॉइंट हम लोग को गिवन है और हम लोग को फाइंड करना है साइन पी सेक आर सेक पी सेक आर। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, पहला साइन पी इज इक्वल टू क्या है, सेक आर इज इक्वल टू क्या है, सिंपल है यार, मन नहीं कर रहा है। थर्ड सेक पी खुद से सॉल्व हो जाएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व कर देना। ठीक है, सॉल्व करने में क्या हमको, तो हम तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा आप लोग को समझा के करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं हाइपोटेनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, क्योंकि एग्जाम में वैसे लिखेगा तो मार्क्स आप लोग को पूरा मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ पी एंड बी इज गिवन एंड आई नो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, बस इतना लिख लीजिएगा, खुद से बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू फाइंड करना है, p हमारा कितना है, थीटा हम ये मान रहे हैं, थीटा है, ठीक है ना, थीटा हम लोग ये मान रहे हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा उटा भी नहीं मानना है। ठीक है, बस अभी हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो हमारा हो गया h का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, तो h का वैल्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है, साइन p, तो साइन p बोल रहा है, तो थीटा यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है ना, हम स्टार्टिंग में p 4 को माने या 3 को माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर वही आएगा, क्योंकि अगर हम b को भी 4 माने और p को भी 3 माने तो आंसर वही आने वाला है। ठीक है ना, तो हम आप लोग जैसे मानना होगा मान लीजिएगा, हम ऐसे मान के बना देंगे। ठीक है, तो थीटा ये है, थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा। इफ़ तो थीटा अगर थीटा ये है p की जगह, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा। तो साइन p क्या होता है, मतलब साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो रहा है वहाँ से 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये हमारा हो गया साइन p का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं सेक r का। अब देखिए, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो सेक r क्या होता है, जस्ट कॉस का उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या होता है, मतलब हाइपोटेनस क्या है 5 और बेस क्या है हमारा, बेस क्या है सेक r पूछा है, अब ध्यान देना है, हाइपोटेनस तो ठीक है, लेकिन सेक r पूछा है, तो थीटा हमारा यहाँ पे है, थीटा हमारा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हुआ, तो क्या हो गया 4 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया 3 हो गया, तो 5/3। ये ध्यान देना आप लोग को, सेक r सेक p सब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही सब कंफ्यूज करेगा, यही सब डाल के, तो यही सब क्वेश्चन अच्छा से देखना, सबसे बड़ा बात है ये सब क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो सेक p पूछा है, तो थीटा का है p पे, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 3, और सेक का क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हमारा अगर थीटा p पे है तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, तो हम लोग सेक में तो हम लोग का परपेंडिकुलर को काम नहीं है, तो बेस हमारा 4 हो गया, हाइपोटेनस 5, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आया ना, तो हाइपोटेनस क्या है 4 और हाइपोटेनस 5 और बेस 4। ठीक है, अब उसी तरह सॉरी सेक p, ठीक है, ये सेक r नहीं था यहाँ पे साइन r, तो चलो हम यहाँ पे कर देते हैं साइन r। ठीक है, साइन p साइन r सेक p सेक r। ठीक है, तो हम लोग सेक r सेक p का वैल्यू निकाल दिया और साइन r का निकाल देते हैं।
जब थीटा आर पे है, जब थीटा आर पे है तो परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 4 हो गया तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4 हो गया तो क्या हो गया 4/5। बस यही फाइंड करना था जो कि हम लोग फाइंड कर दिए, ठीक है। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप जैसे बताएं हैं वैसे सॉल्व करते जाना है, शॉर्ट ट्रिक से, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का, ठीक है। जनरली साइन और कोस और टेन का यूज आता है और कोस का, उतना ज़्यादा कोसेक और सेक का यूज नहीं आता, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा, गुड बाय। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 7 आर.डी. शर्मा में भी है और एनसीईआरटी में भी है, और ठीक है। और क्या है, एक चीज़ खास बात क्या है कि जो एक्सरसाइज 10.1 लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 7 है आर.डी. शर्मा में, वही एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन नंबर 7 में ही है, एक सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोनों में क्वेश्चन नंबर 7 ही है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है सीरियल वाइज में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आर.डी. शर्मा और जो एनसीईआरटी का दोनों क्वेश्चन है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, पूरा एकदम सेम, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 दैट, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, देखो आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं। गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है ना, आराम से। कॉट थीटा हमारा कितना दे रखा है, 7/8, ठीक है। इतना आराम से बोलूँ कि थोड़ा स्पीड आओ, चलो थोड़ा स्पीड आओ थोड़ा। तो कॉट थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, 7/8, है ना। तो फाइंड क्या करने बोल रहा है, एवल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एक ये है हमारा। और सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ भाई चलो ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम लोग प्यार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी में दोनों है ये क्वेश्चन, दोनों बुक में है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉट थीटा हमारा 7/8 दे रखा है। अब हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा में जाना है, तो हम लोग को ट्रायंगल का मदद लेना पड़ेगा। और ट्रायंगल का मदद से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे घट रहा होगा। तो क्या घट रहा है, परपेंडिकुलर पंडित बोला, प्रसाद हरी हरी बोल। तो कॉट देखिए, हमको भी फार्मूला याद नहीं है, बस हम डायरेक्ट तुरंत शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं और यहाँ से हम लोग ढूंढ लेते हैं तुरंत। तो टेन थीटा, ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टेन। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। तो टेन थीटा का होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसी तरह कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 7/8। मतलब बेस कितना है हमारा 7 और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है 8, ठीक है ना। तो हम लोग को फाइंड क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम राइट ट्रायंगल बना लिए। अब देखो बेस हमारा 7 दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग किसी को भी, चलो थीटा इसी को मानते हैं, जनरली थीटा इसी को मान के सॉल्व करना। क्वेश्चन में अगर ना बोल रहा हो कुछ तो थीटा इसी को मानना। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा कितना 8 और बेस कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो मानो या ना मानो A B C बस मान दिया, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ से निकल कितना जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको अलग एक बॉक्स में घेर देते, ठीक है, मज़ा नहीं आता इसे, हाँ या ना। तो क्या है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाँ भाई, तो आप लोग नोट्स में कैसे उतारिएगा, यहाँ तक करने के बाद पहले वो पॉइंट लिखेगा, ठीक है ना। हमको यहाँ थोड़ा आसान पड़ता है इसलिए हम लिख देते हैं। बाकी आप लोग यहाँ तक लिख के कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। यहाँ के बाद आप लोग ट्रायंगल, मतलब इसके जस्ट नीचे ट्रायंगल बनाइएगा और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से कैसे कीजिएगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है ना। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर। आराम से देखिए, ठीक है ना, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है हमारा, ठीक है। तो h² क्या हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 7 7 49। तो क्या हो जाएगा इसका, h का वैल्यू क्या हो जाएगा 649
113 हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा 113 हो जाएगा। h इक्वल टू कितना हो गया 113 है ना। तो बस h हमारा 113 आ गया 113, तो 113 का कोई रूट वैल्यू नहीं होता, तो हम लोग 113 ही रहने देंगे, ठीक है। तो बस अब फार्मूला में पुट करना है, मतलब हमारा हाइपोटेनस आ गया है, तो क्वेश्चन में अब जो पूछा है वो हम लोग का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे h, उसके बाद आप लोग इसके बाद यहाँ तक लिखिएगा, इसके बाद ये पॉइंट लिखिएगा। अब यहाँ के बाद हाइपोटेनस फाइंड हो गया हमारा, तो उसके बाद यहाँ हम जो लिखने जा रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ठीक है, सिंपल। तो देखो अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, क्लास 7 से शायद पढ़ते आ रहे होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, बोलो क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ बस। कौन सा फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप लोग का यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है ना। ये फार्मूला अगर नहीं यूज कीजिएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम खाएगा, ठीक है ना, बस इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन किया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फार्मूला है, शॉर्ट यहाँ से शॉर्ट मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में एक फार्मूला दिया रहता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा ये कैसे हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है, चलो अभी बताता हूँ। ए इंटू ए इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बी जो है इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, और फिर ए इंटू ए तो हो गया, अब बी के साथ भी इंटू होगा, तो ए इंटू माइनस बी क्या होगा माइनस ए बी, है ना। उसी तरह बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस बी के साथ भी होगा, तो बी इंटू ए क्या होगा प्लस ए बी, और प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर माइनस बी है। तो बस ये थोड़ा यहाँ दो स्टेप थोड़ा वही एक स्टेप को बचाने के लिए ये याद हो जाता है इसी क्वेश्चन सॉल्व करते करते, और ये आप लोग 7-8 से बनाते आ रहे होंगे क्वेश्चन, अलजेब्रा में लगभग यूज होता है ये अच्छा खासा, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिए वो आधी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही लगाना है, ए प्लस बी हमको क्या है, ए का जगह कुछ रहे एक्स रहे वाई रहे, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ दिखा इसलिए मैं उसको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का सॉल्यूशन, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, ए हमारा ये है बी हमारा ए है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा अभी बताते हैं, ठीक है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये तो 1 का स्क्वायर चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर ऐसे ही रह गया, बट ये साइन थीटा का स्क्वायर है ना, साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको आप लोग साइन थीटा को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि साइन थीटा का स्क्वायर है होल में, तो इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा पता है, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर स्क्वायर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अंदर में थीटा है तो इसके पास कभी स्क्वायर नहीं जाएगा, साइन के साथ हमेशा स्क्वायर रहेगा। और जब भी अगर साइन थीटा का वैल्यू रहेगा 3/4, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग डायरेक्ट 9/16, ठीक है। तो इसलिए थीटा पे स्क्वायर नहीं बैठाना, सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर देना यहाँ पे, और सिंपल साइन थीटा का स्क्वायर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। तो ये पॉइंट को अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे क्लास 10 में तो उस समय हमको खुद अच्छा से नहीं आया था, ठीक है ना। तो हम 11 में गए, थोड़ा डीप में पढ़े, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से क्लियर हो पाया, हमको 10 में अच्छा से क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो बस जो मेरा गलती हुआ था उस समय,
ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा जो भी मेरे से पढ़ रहा है मेरा स्टूडेंट लोग उससे गलती ना हो, ठीक है ना यहाँ पे, और 11 में जाके कुछ और डीप में पढ़ पाए। जो यहाँ टाइम बचे, यहाँ टाइम बचेगा या ये टाइम 11 में बचेगा तो वहाँ थोड़ा और अब डीप में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये टाइम आपका वहाँ जाके बचेगा। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये फंडा याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आगे सॉल्व कर देना है, साइन थीटा का वैल्यू बैठा देना, कॉस थीटा का वैल्यू बैठा देना, ठीक है। बैठा देते हैं, हम ही बैठा देते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, उधर भी इरेज कर दूं, कर देता हूँ। तो क्या होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 1 स्क्वायर, तो पहले हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हाइपोटेनस हमारा कितना आया था, याद है? √113 आया था, है ना? यही तो आया था, अरे बोलो ना, यही तो आया था ना। तो 113, ठीक है। तो 113 आया, तो हम लोग को साइन थीटा का पहले और कोस थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जाने के बाद आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। अभी अच्छा से बता देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 8 है, हाइपोटेनस 113, ठीक है। ब्रैकेट में करके यहाँ बड़ा करके साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, और कॉस थीटा हमारा बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा 7, हाइपोटेनस √113, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और इधर डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा वैल्यू, ठीक है। तो क्या है 1 स्क्वायर माइनस क्या है 8/113 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रैकेट एक बाहर लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यही सब सिली मिस्टेक से आपका लास्ट में आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देख ही रहे होंगे कम से कम 2 पेज का ये सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस 8/113 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है हमारा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है हमारा 7/113 का स्क्वायर, और फिर एक बाहर से का ब्रैकेट, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा, इधर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब ठीक है, आप लोग उतना समझ जाइए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो सकता है क्या, चलो डायरेक्ट नहीं, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम थोड़ा इरेज करके और फिर पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है, और उधर का वो, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, अब ज़्यादा खींचना क्या, एक ही चीज़। तो 1 माइनस 8/113 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और अपॉन √13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 113, चलो ये ठीक है। अब ब्रैकेट और फिर 1 माइनस क्या है 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 अपॉन 113 का रूट का स्क्वायर 113, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, सिंपल सा काम है यहाँ से। तो यहाँ पे ये कर देना फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड यहाँ फिर हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होगा 113 माइनस 64 कितना होगा, बताओ, अरे बताओ ना, अभी तो मैंने किया था 49 अपॉन 113, ठीक है ना, अपॉन 64 अपॉन 113। तो क्या हो जाएगा, ये पार्टी चौथा पार्टी पहला के पास जाएगा और तीसरा पार्टी दूसरा के पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, 113 से 113 कट गया और बचा क्या 49 अपॉन 64, ठीक है।
तो एक हमारा आंसर ये आ गया है, ये देख लीजिएगा अच्छा से आप लोग। जो सॉल्व किए अच्छा से एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा पूरा सॉल्व करने का, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। बाकी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर देने, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं, सिंपल है। कोट थीटा हमारा 7/8 है, तो वो भी क्या हो जाएगा 49/64, डायरेक्ट मुंह पे आंसर। चलो लिख देते हैं उसको भी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, क्या है, कुछ नहीं है भाई, कोट स्क्वायर थीटा ना, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 7/8, तो क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या स्क्वायरिंग लिख लेना है इसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थीटा अभी बताया था, ठीक है ना। एक कन्फ्यूजन मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा आप लोग का, वो दूर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर अपन 8 का स्क्वायर, तो 49/64, मतलब 1 और 2 का आंसर सेम आया, ठीक है। तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन नंबर 8, यही सेम है, और आरडी में भी क्वेश्चन नंबर 8 सेम यही है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो गिवन दैट हम लोग लिखेंगे, गिवन दैट 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो अभी सॉल्व करते हैं, मतलब देखते हैं क्या पहले पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है हमारा, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चेक करना है, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का इक्वल है, वही चेक करना है, और नो मतलब इक्वल है या नहीं, तो यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। तो देखते हैं 3 cot a इज इक्वल टू हमारा 4 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, cot a का वैल्यू फाइंड करना है। 3 cot a का हम लोग कहाँ जाएं अभी, cot a इज इक्वल टू ये 3 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे RHS के साथ, तो 4/3। जब भी आपको ऐसे दिखेगा तो इस टर्म में आप पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो वो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की मदद से tan a sin a cos a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3 cot a इज क्या है, आराम से, ठीक है ना, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। तो cot a इज इक्वल टू 4/3 है, तो फार्मूला देखते हैं, पंडित बोला प्रसाद हरी हरी बोल, ये है। तो cot a का क्या होता है, tan a का जस्ट अपोजिट होता है कि नहीं होता है, tan a का अपोजिट होता है ना। तो tan a का मतलब रेसिप्रोकल होता है, वही अपोजिट रेसिप्रोकल समझिए, ठीक है। तो tan a का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot a का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि बेस हमारा कितना है 4 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो सपोज दैट हम थीटा इसको मान रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, p इज इक्वल टू 3 ये दे रखा है, और बेस भी हमारा 4। हम लोग को फाइंड करेंगे पहले h का वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, लगभग हर क्वेश्चन में ये पाइथागोरस थ्योरम यूज आ ही रहा है, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नाउ दैट, अच्छा जी, तो हम लोग को पूछ क्या रहा है, हाइपोटेनस का वैल्यू, तो क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h का वैल्यू आपका आएगा 5, ये हमको याद है, ठीक है, याद हो गया क्वेश्चन। लगभग इसके करीब 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। अब 100-200 क्वेश्चन एक वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व किए होंगे, तो ये तो याद होगा ही, ठीक है, क्योंकि हम भी एक समय में जेई का तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जेई एस्पिरेंट ही था, ठीक है। तो बाकी देखते हैं h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5,
ठीक है। तो हमको ये याद है क्योंकि हम JEE एस्पिरेंट थे एक टाइम में, तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्री का, और वहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पूरा अच्छा से क्लियर हो पाया, तो जाके अभी हम यहाँ पे आके पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा h = 5 आ चुका है, हाइपोटेनस 5 आ गया है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 - 10² है अपन 1 + 10² है, और इसका, और दोनों का सेम हो जाएगा तो यस लिखेंगे, और नहीं तो नो, हाँ है ना। तो हमारा 3 हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ चुका है, 5, ठीक है। तो चलो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 - 10² a अपॉन 1 + 10² a, ठीक है। इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम इरेज किए। अब प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 - 10² है, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 10a के पास। तो 10a बुलाएगा, तो 10 cot a हमारा कितना आ चुका है, 4/3, ये तो हमारा था। तो 10a इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा ना, तो 10a कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। बेस अपॉन नहीं सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 3/4, तो 10a का हमारा हो गया 3/4। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 1 - 10² a, तो 10a का वैल्यू कितना है, 3/4, तो 10² a के जगह क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 10a का स्क्वायर है ना। तो उसी तरह 1/10a का जगह रख देंगे 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 1 माइनस क्या होगा, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, दैट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करके 7/16 बचेगा, अपॉन नीचे 25/16। अब मैं क्या बोला था, ये चौथा वाला पार्टी पहला पार्टी के पास जाएगा, और थर्ड वाला पार्टी सेकेंड पार्टी के पास जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 × 16 अपॉन 16 × 25, 16 से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 7/25। तो चलो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना है, 7/25 इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या अगर cos² a - sin² का भी वैल्यू आ जाएगा 7/25, तो हमारा ये यस हो जाएगा, आंसर क्या होगा, यस, और नहीं आएगा तो नोट, ठीक है। यस और नोट में क्वेश्चन पूछा है। तो चलो हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे जाके इसको ऐसे नोट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है। तो उधर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, और यहाँ इतना छोटा में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास स्पेस थोड़ा कम है ना, आप लोग कॉपी में बनाते हो तो आप लोग का तो भरा भरा पेज पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तो बोर्ड छोटा सा ही है, छोटा सा बोर्ड नहीं है, क्योंकि लिखना पड़ता है बड़ा बड़ा ना, और कॉपी में तो एकदम छोटा छोटा लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो cos² a - sin² a का वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ से। तो cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये होता है ना। तो cos² a, तो cos a का होल स्क्वायर, तो cos a का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारा 4 और परपेंडिकुलर 3, है ना, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, ये ध्यान देना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। तो cos a का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 4, हाइपोटेनस कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। cos a का 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या होगा, sin² a, तो पहले हम लोग sin a का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं sin a का क्या होता है। sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5, क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस सॉल्व कर देना है, क्या होगा, ये 16/25 माइनस 9/25, सॉल्व करके देखिए, 7/25 आया ना, सेम आया, बस यस, दिस इज़ करेक्ट, क्या लिखेंगे, यस दिस इज़ करेक्ट, हो गया, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 9 और RD शर्मा का क्वेश्चन नंबर 9 मैच कर रहा होगा, तो देखेंगे साथ में, वरना
आर डी शर्मा में 9 क्वेश्चन अलग होगा, तो हम लोग फिर आर डी शर्मा का लेक्चर में प्लेलिस्ट में उसका क्वेश्चंस लेक्चर में इन होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को अच्छा समझ में आया ही होगा, और नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं फिर से लेक्चर डाल दूँगा, क्योंकि आप लोग तो तुरंत जब मैं लेक्चर डालूंगा उस समय तुरंत तो नहीं देख पाओगे, लेकिन कुछ दिन बाद देखोगे तो कमेंट करना। नहीं आ रहा हो तो जो भी डाउट हो रहा हो तो पूछो कमेंट में, वहाँ बताएंगे, या फिर किसी तरह बताएंगे, मतलब अच्छा से आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरा यही फंडा है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।